अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार भुट्टो केस की समाअत हुई। ये रेफरेंस क्या है, इस रेफरेंस में आज क्या कुछ हुआ आपके सामने रखूंगी, लेकिन साथ ही ये भी कि डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन जो कि किसी के नरक़े में आ नहीं रहे, इलेक्शन कमीशन ने उनको हटाने का हुक्म दिया, उस पर अमल नहीं हुआ। फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी अदम पेशी पर उनको गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। अब इस हुक्म का क्या होता है, क्या इरफान नवाज़ मेमन अदालतों से कुछ ऊपर की चीज़ें, इसके मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये कि सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस के दौरान आज क्या हुआ। जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस वो रेफरेंस है जो पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में 2011 में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। ये सदारती रेफरेंस इतने साल यानी तकरीबन 12-13 साल पेंडिंग रहा और फिर चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ने 2023 में अपना अहद संभालते ही इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया और 9 रुकनी बेंच के सामने, जो कि एक नया बेंच था, ज़ाहिर है कि पुराने सारे जजेस रिटायर हो चुके, उस 9 रुकनी बेंच के सामने ये मामला आया तो अदालत को पहली मुश्किल यही दरपेश थी और आज भी है कि एक ऐसा केस जिसके अंदर पहले सज़ा हो चुकी, वो सही हुई या गलत, फिर उसके खिलाफ नजर सानी भी आई, उस नजर सानी पर भी फैसला हो गया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट क्या एक ख़त्म हुए केस को आर्टिकल 186 यानी सदारती रेफरेंस के तहत दोबारा खोल के देख सकती है? अगर तो देख सकती है तो किस हद तक? इस सवाल के लिए अदालत ने मुख्तलिफ अमाइकस यानी अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए थे और उन मुआवनीन ने अब अदालत की न सिर्फ आइनी मामलात पर बल्कि इस केस के क्रिमिनल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी मुआवनत करनी है। आइनी मामलात के ऊपर ये जो तमाम अमाइकस मुकर्रर किए गए हैं, उन सब ने अपना अपना मुद्दा पेश करना शुरू किया और मुल्क के जो मायनाज़ वकील हैं मखदूम अली ख़ान, उन्होंने अपने दलाइल पिछली समाअत पर भी दिए, आज भी दिए और उनका मौक़िफ़ ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस के अंदर अदालत अपनी राय दे सकती है। उनके साथ हुआ ट्रायल, उनके साथ जो हुआ उनके खिलाफ जो हुआ फ़ैसला था, उसको जजेस की जानिबदारी के पैराहे में देख के सुप्रीम कोर्ट ये करार दे सकती है कि वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को दुश्वारी ये पेश आ रही है कि क्या आर्टिकल 186 के ज़ुमरे में सुप्रीम कोर्ट इस मामले को इंटरप्रेट कर सकती है या नहीं कर सकती, और अगर कर सकती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट को उन एविडेंसेस में, उन शवाहिद में कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो फांसी है वो दुरुस्त अंदाज में दी गई या नहीं, वो देखने होंगे। अगर देखने होंगे तो फिर एविडेंसेस कलेक्ट करने का क्या तरीक़ेकार होगा, सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है भी या नहीं, इस पर जजेस के दरमियान में भी बहस और वकला के साथ भी बहस जारी है। चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ने आज समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स दिए। वो कहते हैं जुल्फ़िकार भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट और फ़ौज को अपनी साख बेहतर करने, अपनी जो रिवायात हैं उनको बेहतर करने का मौका मिल रहा है। यानी अदालत ने उस वक्त इस्तेमाल होकर एक मार्शल और डिक्टेटर के हाथों एक साबिक वज़ीर आज़म को फांसी तक पहुंचाया और फिर उनके केस को जिस अंदाज में चलाया गया, जिस तरह बाद में सारे जजेस ने वक्तन फ़वक्तन आके टेलीविज़न के ऊपर, अखबारात के अंदर अपने इंटरव्यूज़ में ये कन्फेस किया कि उस वक्त उनके ऊपर दबाव था, तो चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ कहते हैं कि ये शायद सही वक्त है कि फ़ौज और सुप्रीम कोर्ट अपनी साख को बेहतर करे। उन्होंने कहा कि कहीं से तो हमें शुरुआत करनी है, तो क्यों ना भुट्टो केस से हम ये शुरुआत करें। अब यहाँ बहुत से लोग ये तनकीद भी कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़, जब मुल्क इस वक्त एक बहुत बड़े मसले से दो चार है, आम इंतखाबात गुजरे, एक और साबिक वज़ीर आज़म को बहुत सी सज़ाएँ हो रही हैं, तो उस वक्त वो उस कोर्स को दुरुस्त करने क्यों लगे हैं जो आज से 44 साल पहले का मामला था। लेकिन यहाँ चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ की बात कुछ इसलिए भी दुरुस्त लगती है कि वो ये कहते हैं अपने आर्ग्यूमेंट को आगे प्रेजेंट करते हुए कि क्यों हमें माजी की गलतियों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उसमें चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ये कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस तरीके से, जिस अंदाज में फांसी दी गई, उस वक्त जिस तरीके से शवाहिद इकट्ठे किए गए, एक अप्रूवर की गवाही के ऊपर आपने एक मुल्क के वज़ीर आज़म को फांसी घाट में उतार दिया और उनकी अपील को नहीं सुना, और बाद में जस्टिस नसीम हसन शाह का जियो न्यूज़ को दिया गया जो इंटरव्यू था वो अदालत में कोट हुआ और उसमें नसीम हसन शाह ये कहते हैं कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वकील थे उस वक्त, उन्होंने उनकी सज़ा में कमी की इस्तदा ही नहीं की और उन्होंने जजेस को नाराज़ कर दिया था। तो चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ये कहते हैं कि जब मामला सज़ाए मौत का हो तो क्या जजेस ये देखेंगे कि उनको किसी ने नाराज़ कर दिया, या फिर वो वकील को, जो कि उनके सामने एक सज़ा याफ्ता शख्स का वकील है, उसके कंडक्ट को देख के फ़ैसला करेंगे। चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि जजेस को ऐसे मामलात के ऊपर, ऐसी संगीन सज़ाओं के मामलात के ऊपर जो वकील के कंटेंशंस हैं उनसे आगे बढ़कर भी ये देखना चाहिए कि इंसाफ के तकाज़े क्या हैं। इसी को बाकी जजेस ने भी इंडोर्स किया, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते हैं कि कैसे एक मार्शल लॉ के ज़माने के फ़ैसले को हम दोबारा खोल के देख लें जो मामला सिमट चुका। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते हैं कि क्या अदालत ये डिक्लेयर कर दे कि मार्शल लॉ के ज़माने में लगाए गए जो सारे मार्शल लॉ के ज़माने में किए गए जो सारे फ़ैसले थे वो दुरुस्त नहीं थे और उन तमाम फ़ैसलों को अब अदालत उठा के बाहर फेंक दे।
चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ये कहते हैं कि मार्शल लॉ के ज़माने के सारे फैसले देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना देख लिया जाए कि एक केस जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने जो जो किरदार अदा किए, उस वक्त FSF के जो करता धरता उनके अहदेदार थे, उन्होंने जो अप्रूवर बन के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ गवाही दी, फिर उसके बाद एक कत्ल केस में उनको सुने बगैर लाहौर हाई कोर्ट में बगैर ट्रायल कोर्ट का हक दिए, यानी ट्रायल कोर्ट में बेसिकली ट्रायल हुआ करता है, वहाँ से सज़ा होती है और पहली अपील हाई कोर्ट में आती है। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस एक अनोखा केस था, चीफ जस्टिस कहते हैं, जिसमें ट्रायल सबसे पहले हाई कोर्ट में हुआ और फिर उस ट्रायल के बाद हाई कोर्ट ने मुत्तफ़िका फ़ैसला 5 जजेज़ ने सुनाया मौलवी मुश्ताक की सरबराही में। और वो मौलवी मुश्ताक जिनका जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बायस किसी हद तक साबित भी था, तो उन्होंने फ़ैसला सुनाया उनको सज़ाए मौत का, जिसको सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने बरकरार रखा। लेकिन यहाँ चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि अगर इस फैसले को सिर्फ इस हद तक देख लिया जाए कि कौन कौन किरदार थे, किस तरीके से एक साबिक वज़ीर आज़म को प्रोसिक्यूशन को डिक्टेट करके सज़ाए मौत तक पहुँचाया गया, तो शायद हमें मार्शल लॉ के ज़माने के सारे केसेस में नहीं जाना पड़ेगा। ये अपनी नोयत का एक अलग ही केस है। उसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ये भी कहते हैं कि जो जजेस का कंडक्ट है, अगर उसको देखा जाए, यानी वो कहते हैं अगर मेरे ऊपर दबाव होगा तो मैं छोड़ दूंगा, मैं केस नहीं सुनूंगा। उसके अलावा आज उन्होंने ये भी कहा, जब मखदूम अली ख़ान ने उनके सामने बार बार इस बात को रखने की कोशिश की, एक बाहर मुल्क का एक काफ़ी मशहूर केस है 1998 का, उसको भी कोट किया मखदूम अली ख़ान ने और ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ उस वक्त जो जजेस थे वो जानिबदार थे और जानिबदारी की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उस फैसले पर अपनी फाइंडिंग्स दे सकती है। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा ने ये कहा कि वो जानिबदारी के उसूल को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि उनके ख़्याल में अगर कोई शख्स जानिबदार है तो ये सिर्फ उस शख्स को ही मालूम होता है। फिर उन्होंने अपनी मिसाल भी दी कि अगर मैं जानिबदार हूँ तो ये सिर्फ मुझे मालूम होगा, साबित करना जानिबदारी को काफ़ी मुश्किल और कठिन है। उसके अलावा आज के केस के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह इस चीज़ के ऊपर हमें अटके दिखाई दिए कि आर्टिकल 186 के ज़ुमरे में सुप्रीम कोर्ट कोई भी फाइंडिंग्स कैसे दे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 3 सवालात किए। उन्होंने कहा कि पहले हमें ये देखना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस तरीके से सज़ा सुनाई गई थी, अगर वो सज़ा दुरुस्त नहीं है, पहला सवाल ये कि क्या वो सज़ा दुरुस्त नहीं है, अगर वो सज़ा दुरुस्त नहीं है, ये दूसरा सवाल है कि अगर वो सज़ा दुरुस्त नहीं है तो फिर अदालत कैसे एविडेंसेस कलेक्ट करे, और अगर एविडेंसेस कलेक्ट कर भी लेगी अदालत, शवाहिद मिल भी जाएंगे कि वो सज़ा दुरुस्त नहीं थी, उसमें इंटरव्यूज़ है, मुख्तलिफ किताबें लिखी गई हैं, उस वक्त के जो मोरिख थे वो लिख रहे थे, वो तमाम तर चीज़ें अगर मान भी ली जाएं, तो जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि हम कैसे आर्टिकल 186 का दरवाज़ा खोलेंगे। और यहाँ बाकी सारे बेंच की जजेस तो खामोश है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने एक सवाल किया और वो ये कहती हैं कि अब बिलावल भुट्टो और जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर क्या चाहते हैं, क्या वो किसास चाहते हैं? तो इस सवाल के जवाब में मखदूम अली ख़ान ने ये कहा कि कुछ लोग अपने वक़ार की बहाली भी चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई किसास या पैसों का ही मुतालबा करे। तो अब ये मामला अदालत के सामने फंसा तो हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक और अमर भी है। सुप्रीम कोर्ट के जज, सीनियर तरीन जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद 10 मार्च 2024 को अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे और वो इस बेंच का हिस्सा है। इसके अलावा वो बहुत से मामलात का हिस्सा है। और चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा की कुछ एंजाइटी ये भी है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिटायरमेंट से कबल वो सारे केसेस लार्जर बेंचेस जिनमें वो शामिल हैं वो सिमट जाएं, वरना एक नए सिरे से केसेस की हेयरिंग होगी और चीफ जस्टिस कहते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो उन्होंने तमाम अदालती मुआवनीन, उसके अलावा अटॉर्नी जनरल जो नवाब अहमद कसूरी के बेटे हैं अहमद रज़ा कसूरी, उनको, और जो बिलावल भुट्टो के वकील फ़ारूक नाइक, और उसके अलावा रज़ा रब्बानी समेत जो उनकी फ़ैमिली के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अदालत में, उनको अपने दलाइल को जामे और मुख्तसर रख के ख़त्म करने की रिक्वेस्ट की है। और ये कहा है कि केस की समाअत अब पीर को होगी, यानी पीर 26 फरवरी 2024 को। इस सारे केस के अंदर चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा को जस्टिस सरदार तारिक मसूद की रिटायरमेंट से कबल मामलात ख़त्म करने की जल्दी है। तो यही वो मामला है जिसकी वजह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामलात भी जल्दी जल्दी चल रहे हैं। अब कल चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा का जो बनाया गया एक बेंच है, यानी कमेटी का बनाया गया एक बेंच है आफिया शहरबानो केस में, वो बेंच के ये भी फैसला करेगा कि रिटायर्ड या मुस्ताफ़ी जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकती है या नहीं। और उसके बाद फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी दोबारा होगा और जस्टिस मदार नकवी के खिलाफ गवाहान का मामला भी सिमटेगा। और ये सब कुछ करना है जस्टिस सरदार तारिक मसूद की रिटायरमेंट से पहले, यानी चीफ जस्टिस काजी फरीद ईसा के पास टेक्निकली 18 से 20 दिन बाकी रह गए हैं इन तमाम तर मामलात को समेटने के लिए, और उसके बाद अदालत नए मामलात की तरफ जाएगी। खैर, ये तो बात हो गई सुप्रीम कोर्ट की। कुछ बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहाँ बहुत से इलेक्शन मैटर्स चल रहे हैं, PTI के लोग अपनी ग्रीवेंसेस लेकर जा रहे हैं,
उसके साथ ही पीटीआई के ख़िलाफ़ जब एमपीओ ऑर्डर्स जारी होने लगे थे, तो शहरयार आफरीदी जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं, और उसके अलावा शानदाना गुलजार जो कि पेशावर से मुंतखब रहनुमा हैं पीटीआई की, उनको गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार किया गया। और ये इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज़ मेमन के गैर कानूनी एमपीओ ऑर्डर के तहत हुआ, जिसको कि अदालत पहले ही गैर कानूनी करार दे चुकी है, और उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही थी डीसी के ख़िलाफ़ और उसके अलावा पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़। डीसी को अदालत ने तलब किया, डीसी साहब पेश नहीं हुए, और उल्टा ये बताया गया कि डीसी साहब खैरपुर में हैं क्योंकि वो अपनी वालदा के साथ उम्रे पे जा रहे हैं। लेकिन सामने जज मानने वाले नहीं थे। जस्टिस बाबर सत्तार थे, और जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से पिछले कुछ अरसे से ऐसे फैसले आ रहे हैं कि कुछ ताकतवर हलकों को उनके खिलाफ कमज़ोरियाँ ढूंढने में बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है। तो खैर जस्टिस बाबर सत्तार ने ये ऑर्डर किया है कि डीसी इस्लामाबाद को गिरफ़्तार करके चारों आईजीज़ यानी चारों सूबाई आईजीज़ को ये हुक्म दिया है कि उनको गिरफ़्तार करके पेश किया जाए, यानी उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा इससे पहले भी, इंतखाबात से पहले, इलेक्शन कमीशन ने भी ऑर्डर किया था कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को उनके ओहदों से हटाया जाए, नए लगाए जाएँ। वफाकी हुकूमत ने इस मामले में कुछ हलचल भी की थी, लेकिन फिर ये मामला आगे नहीं बढ़ सका। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस वक्त जो आईजी, उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर तैनात हैं, उन सब के हाल कुछ ये हैं कि वो कुछ हलकों के इतने फेवरेट हैं कि अदालतें हुक्म करें, इलेक्शन कमीशन हुक्म करे, किसी का बाप भी आ जाए तो उनको ओहदे से नहीं हटा सकता, क्योंकि वो कानून से और आइन से बहुत बालातर है। लेकिन अब देखना ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार के हुक्म को चैलेंज किया जाता है या फिर उनके हुक्म पर अमल दरामद होता है। आज के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।